जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 3 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड 4th ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। ठीक है, आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक चल रहा था अपना रेखिक त्वरित्र के बारे में। भी फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपने रेखिक त्वरित्र की जो प्रोग्रेस के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने रेखिक त्वरित्र के अंदर जो नलिकाओं की लंबाई होती है वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और रेखिक त्वरित्र के अंदर जो कण का वेग होता है भी कौन सी नलिका के अंदर कितना वेग होगा हमने उसके बारे में डिस्कस किया। कण की ऊर्जा के बारे में डिस्कस किया। अब अपने डिस्कस करेंगे यदि ऐसी भी कंडीशन हो सकती है भी अपने तो क्या अभी वहां से ये उठा रहा था भी कोई पार्टिकल यहाँ पे इस पड़ा है उसका वेलोसिटी उसका भी कोई पार्टिकल उसको त्वरित करवाना है। यदि कोई कंडीशन हो यदि कोई पार्टिकल की पहले से ही कुछ स्पीड हो, पार्टिकल की क्या है भी पहले से ही क्या भी उसकी कुछ स्पीड हो और फिर उसके त्वरित्र में से गुजारे, तब उस कंडीशन के अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, किस प्रकार का बिहेवियर होगा, उसके बारे में अपने क्या है भी डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा यदि रेखिक त्वरित्र ही है अपना ये रेखिक त्वरित्र ही है। अब ये बताता है यदि रेखिक त्वरित्र में n नलिकाएं हैं, n नलिकाएं हैं, तो रेखिक त्वरित्र से गुजरने के बाद तो रेखिक त्वरित्र से निर्गत रेखिक त्वरित्र से निर्गत धन आयन की ऊर्जा क्या होगी। यदि रेखिक त्वरित्र के अंदर n नलिकाएं हैं तो रेखिक त्वरित्र से निर्गत धन आयन की ऊर्जा क्या हो जाएगी भी आपकी E से मानो ऊर्जा E, और जो कोई धन आयन है उसका आवेश मानो क्या है भी आपका E है। विभवांतर मान लो क्या है भी मैक्सिमम नलिकाओं रेखिक त्वरित्र में नलिकाओं की लंबाइयों को इस प्रकार से एडजस्टेबल किया गया है कि उसके ऊपर मैक्सिमम विभवांतर लगे Vm। तो प्रत्येक एक नलिका से गुजरने के बाद कण की ऊर्जा क्या होगी भी EVm होगी। तो n नलिकाओं को पार करता है तो उस कण के अंदर कण की ऊर्जा क्या हो जाएगी आपकी NeVm ये हो जाएगी। ठीक है, एक नलिका को पार करने में उसकी ऊर्जा EVm है, प्रत्येक नलिका से उसकी EVm ऊर्जा में वृद्धि होगी क्योंकि विभवांतर फिक्स रहता है, पार्टिकल का चार्ज फिक्स रहता है, तो प्रत्येक बार में उसकी ऊर्जा क्या होगी भी EVm वृद्धि होगी, वो कैलकुलेट होके जुड़ जाएगी। अगर n नलिका है तो NeVm हो जाएगी। क्लियर है आपका। अब कंडीशन ये है, ये तो हो गया आपका। अब कंडीशन आमने सामने ये कंडीशन सामने आती है यदि क्या है यदि रेखिक त्वरित्र में यदि रेखिक त्वरित्र में कण को भेजने से पहले कण को यदि रेखिक त्वरित्र में कण को भेजने से पहले कण की गतिज ऊर्जा K है तो कण की गतिज ऊर्जा K है तो n नलिकाओं को पार करने पर कण का वेग
ये बताता है भी यदि रेखिक त्वरित्र के अंदर कण को भेजने से पहले कण की ऊर्जा पहले से ही k है तो n नलिकाओं को पार करने पर जो कण का वेग होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? गतिज ऊर्जा मानो 1/2 mv/n²। कहने का मतलब ये देखिएगा भी पहले ऊर्जा हो न हो क्या फर्क पड़ता है, कितनी ऊर्जा हो। जब पार्टिकल की वेलोसिटी तो इंक्रीज लेवल में आएगी, यदि क्या है विकर्ण की ऊर्जा है तो v1 आएगा, तो वेग में कैलकुलेट हो गया, कोई चेंज नहीं होगा इस फैक्टर के अंदर। बट k ऊर्जा है जो दूसरा फैक्टर था वो क्या है भी वहां पे लगा हुआ था, वो विभवांतर के मान को इंक्रीज कर रहा था, वो वहां पे क्या है भी विभवांतर के मान को क्या कर रहा था भी इंक्रीज कर रहा था। कहने का मतलब आपको मैं बता दूं, जो सेकंड हमने पढ़ा था, एक मिनट रुकिएगा, क्या चल रहा था अभी अपना, सॉरी। यदि कण में त्वरित्र को भेजने से पहले कण की गतिज ऊर्जा k है तो n नलिकाओं को पार करने पर कण का वेग क्या हो जाएगा? 1/2 mv/n² हो जाएगा। दूसरा क्या है भी जो गतिज ऊर्जा का फैक्टर अपने ये लिख रहे थे NeVm, ये तो हो गया प्रत्येक बार कण की ऊर्जा में वृद्धि क्या होती है, एक नलिका से गुजरने पर EVm होती है, n नलिकाओं को पार करने में गतिज ऊर्जा ये होगी। पहले की ऊर्जा का अंदर इसके अंदर कुछ भी कैलकुलेट नहीं हुआ तो इसके अंदर प्लस k लगा देंगे, वो कण की टोटल ऊर्जा हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? NeVm प्लस k। ठीक है, तो यहां से कण का वेग क्या हो जाएगा भी आपका Vn 2NeVm प्लस k अपॉन m और रूट, ये आ गया भी आपका कण का वेग। कौन सी नलिका के अंदर? nवीं नलिका के अंदर। और ये तो कण का वेग आ गया। अब क्या है भी जो कण की लंबाई होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? यही था अभी अपना T/2 ln अपॉन Vn होगा। यदि कण में, यदि त्वरित्र के अंदर कण को भेजने से पहले उनकी कण की गतिज ऊर्जा पहले से ही k है तो उस कंडीशन के अंदर कण की लंबाई क्या हो जाए? ln T/2 Vn, तो ln T/2 2NeVm प्लस k अपॉन m, यही होगी आपके। ठीक है, t को क्या है भी आप 1/f भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप? 1/f, क्योंकि आवर्तकाल क्या होता है भी आवर्ती का अपोजिट होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आवर्तकाल है जो समय से डिनोट करता है, वो क्या होता है भी इसके ऊपर अपोजिट होता है। ये हो गया भी आपका। तो यहाँ पे क्या है भी आवर्ती हो गई, n हो गया, k क्या है भी यहाँ पे गतिज ऊर्जा है। यदि कण को त्वरित्र में भेजने से पहले उसकी कुछ ऊर्जा है तो वो इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। और वहाँ पे कण की टोटल ऊर्जा क्या हो जाएगी? NeVm प्लस k, यही होगी उसकी टोटल ऊर्जा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। अब आगे डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया अभी कण का वेग, थोड़ा सा आप अच्छे से डिस्कस भी कर लेना। अब अपने डिस्कस करते हैं फोक्सन। फोक्सन, रेखिक त्वरित्र के अंदर फोक्सन।
रेखिक त्वरित्र के अंदर जो फोक्सन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रेखिक त्वरित्र के अंदर फोक्सन का मीन्स क्या है होता है भी, यदि जो हमारे पास जो नलिकाएं दी गई है भी, एक नलिका होगी, दूसरी नलिका होगी, तीसरी नलिका होगी, चौथी नलिका होगी, इस प्रकार से जो नलिकाएं दी गई है और उस नलिकाओं से जो पार्टिकल जो आयन पुंज निकलता है उनका फोक्सन कौन सी साइड के अंदर होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं भी, किस तरफ वो फोक्स होगा, ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, या नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। फोक्सन के अंदर क्या होता है भी, इसके अंदर तिर्जीय फोक्सन और कला फोक्सन दोनों ही होते हैं। तिर्जीय फोक्सन और कला फोक्सन क्या होते हैं भी, दोनों ही होते हैं। हम बात करते हैं भी तिर्जीय फोक्सन दो अपवाह नलिकाओं के मध्य विद्युत बल रेखाओं के कारण होता है। तिर्जीय फोक्सन क्या होता है भी, दो अपवाह नलिकाओं के मध्य विद्युत बल रेखाओं के कारण होता है। तिर्जीय फोक्सन की बात करते हैं, एक तो ये हो गया नलिका, एक ये नलिका हो गई, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देखिए, तिर्जीय फोक्सन की बात कर रहे हैं हम। इसके अंदर तिर्जीय फोक्सन की हम बात कर रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर ये आपको क्या बताता है उसके बारे में आपको मैं बताता हूं। ये दो तिर्जीय फोक्सन होगा, दो अपवाह नलिकाओं के मध्य होता है। तिर्जीय फोक्सन क्या होता है भी आपका, दो अपवाह नलिकाओं के मध्य होता है, ठीक है। अब क्या बताता है, यदि क्या है भी कोई इस नलिका से कोई आयन पुंज निकलता है तो आयन पुंज पहले तो क्या है भी नीचे की तरफ जाता है, अक्ष की ओर जाता है, फिर क्या है भी वो ऊपर की तरफ जाता है। इस प्रकार से क्या है भी इसकी स्ट्रक्चर बनती है भी, अपने माइंडली देखते हैं। तो कहने का मतलब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है भी, पहले तो वो क्या है भी नीचे की तरफ जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, इस प्रकार से होता है भी। कहने का मतलब कोई क्या है भी आयन पुंज निकलेगा तो पहले वो नीचे की तरफ, फिर ऐसे इधर की तरफ ऐसे जाता है। तो इसके अंदर यहां की तरफ आ रहा है, उस कंडीशन के अंदर उसका वेग क्या है भी, डेल वीसी है। यहां से जा रहा है, उस कंडीशन के अंदर डेल क्या है भी, वीसी डैश है, ठीक है। इधर की तरफ आ रहा है तो उसके अंदर उसका वेग डेल वीसी है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस कंडीशन के अंदर उसका वेग क्या है भी, डेल वीसी डैश है, ठीक है। क्लियर है यहां तक आपका। अब कहने का मतलब ये है, यहां पे जो डेल वीसी होता है भी, यहाँ पे जो पार्टिकल के जो कण का वेग होता है भी, कहने का मतलब इसके अंदर कण की वेलोसिटी क्या होगी भी, इंक्रीज होगी। क्या होगी भी, इंक्रीज होगी। बट जो आधे पार्ट के अंदर जो कण का जो वेग होता है वो डेल वीसी, और यहां से जो आगे वाले पार्ट के अंदर जो क्या होता है भी, डेल वीसी डैश होता है। वो क्या होता है भी, डेल वीसी डैश क्या होता है, ये जो वेग होता है वो इसकी अपेक्षा क्या होता है भी, ज्यादा होता है। यही बात है, कल फिर हम ध्यान है भी, यहाँ के अंदर क्या बताता है भी, जो इसके हाफ पार्ट के अंदर जो डेल वीसी का जो वेग होगा वो इस वाले पार्ट के अंदर जो डेल वीसी डैश है इसकी अपेक्षा क्या होगा भी, ज्यादा होगा। बट क्या बताता है, जो इनके जो बढ़ने की दर होती है आधे पार्ट के अंदर तो वो स्पीड से बढ़ता है, बट इस वाले पार्ट के अंदर क्या है भी, वो कम स्पीड से बढ़ता है, ठीक है। कहने का मतलब जो इतना जो पार्ट हो गया उसके आधे पार्ट के अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, और यहाँ पे क्या है भी उसकी स्पीड क्या हो जाती है भी, वो कम स्पीड से बढ़ता है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है भी, डेल वीसी ज्यादा होगा डेल वीसी डैश से। डेल वीसी क्या होगा भी, ज्यादा होगा किससे, डेल वीसी डैश से। तो इस कंडीशन के अंदर अपने क्या है भी, बोल सकते हैं भी डेल वीसी ज्यादा होगा डेल वीसी डैश से, तो इस कंडीशन के अंदर बोल सकते हैं भी उसका क्या होता है भी, अक्ष की ओर फोक्सन होता है।
भी यहाँ पे क्या है भी स्पीड इधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी भी ज़्यादा होगी, ऊपर की तरफ फिर वापस जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी भी कम होगी। तो इसके कारण क्या होता है भी उसका अक्स की ओर फोक्सन हो जाता है। किसकी ओर? अक्स की ओर फोक्सन हो जाता है। बात समझ गए होंगे आप मेरी? थोड़ा सा क्या भी बुक के अंदर अच्छे से तरीके से दिया गया है, एक बार क्या भी लेक्चर को आप रिपीट के तरीके से देखोगे तो भी क्या है भी आपको दिखाई देगा। एक बार मैं थोड़ा और बता दूं, वितिर्जीय फोक्सन दो नलिकाओं के मध्य होता है। यहाँ से क्या है भी नलिका के अंदर पार्टिकल का प्रथम आधे भाग में वेग डेल वीसी होता है, द्वितीय आधे भाग में वेग क्या होता है भी डेल वीसी डैश होता है। इस प्रकार से होके गुजरता है। अक्स की ओर फोक्सन की मैं और बात में बता दूं, इस कंडीशन के अंदर जो डेल वीसी वेग होगा और जो डेल वीसी डैश होगा वो डेल वीसी से क्या होगा भी ज्यादा होगा। ठीक है, वैसे तो ज्यादा होगा बट इसके जो बढ़ने की दर है वो डेल वीसी नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे बढ़ने की दर ज्यादा होगी आधे पार्ट के अंदर, फिर वापिस ऊपर की तरफ जाएगा तो वहां पे बढ़ने की दर क्या होगी भी उसकी कम होगी इसकी अपेक्षा। तो इसका क्या हो जाता है भी अक्स की ओर यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, स्पीड से आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा नहीं, तो इसका अक्स की तरफ क्या हो जाता है भी फोक्सन हो जाता है। और एक ये बताता है भी जो रेखिक त्वरित्र की जो लंबाई होती है वो 3 किलोमीटर, या जो रेखिक त्वरित्र का जो लंबाई होती है, जो इसका आकार होता है लगभग क्या होता है भी 3 किलोमीटर होता है। और इतना बड़ा आकार होने के कारण क्या होता है भी इसके अंदर निर्वात माध्यम बनाए रखना, निर्वात माध्यम बनाए रखना क्या होता है भी काफी ज्यादा कठिन होता है। ठीक है, एक तो ये इसकी कमी है। विरेखिक त्वरित्र का आकार क्या होता है भी काफी ज्यादा बड़ा होता है, और तो पूरे के अंदर क्या भी निर्वात माध्यम को बनाए रखना क्या होता है भी काफी ज्यादा क्या होता है भी एक टफ होता है। तो एक तो इसकी ये कमी आ गई। इसकी सहायता से क्या है भी भारी धन आयनों को क्या किया जा सकता है भी त्वरित किया जा सकता है। ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, और इनकी जो क्या है भी जो पार्टिकल निकलेंगे, ठीक है, जो धारा होगी वो क्या होती है भी स्पंदों के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार से वो छोटे छोटे क्या है भी स्पंदों के रूप में क्या होती है भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये था भी आपका फोक्सन हो गया, त्वरित्र हो गया, भी अपने डिस्कस किया तीनों लेक्चरों के अंदर। ठीक है, यो जो बीएससी फाइनल में और बीएससी बीएड फोर्थ ईयर फिजिक्स से दोनों में क्या है भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप क्या है भी इसे अच्छे से रिवाइज कर लें। यदि क्या फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप एक बार बुक पढ़ लें, काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अन्यथा क्या है भी हम आपको दोबारा क्लास के अंदर रिपीट करवा देंगे।